चलिए देखिएगा, चलिए आइए देखिएगा, आज जो पेपर शुरू होगा टीजीटी 2005 का, इसमें जो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि विच डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन रिपीट, अब क्वेश्चन देखिए आपके रिपीट होंगे 2011 तक, अब क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो इसमें आपको पता है, अगर किसी को ना समझ में आ रहा तो बताएं सब। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसमें नहीं है, यहाँ पे देखिए कहा है कि डज नॉट है, तो यानी कि इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपका sp आ जाएगा, इसमें सब में आपका sp2 आएगा, और इसमें क्या आएगा, इसमें आपका sp3 आ जाएगा ना, इसमें sp3 आ जाएगा। तो देखिए सिर्फ इसी में sp2 नहीं है। ऑप्शन अब देखिए यहाँ पे sp3 आ रहा है ये, हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। हाँ, अरे इसमें हम देख लेते हैं ना, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं C6H6, हाँ तो अच्छा, ये है C6H6, अब ये sp2 आ जाएगा, सही है। तो सब sp2 है, बस यही एक sp है। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी 2004 में ये भी क्वेश्चन मिला हुआ था। द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए सीओ में क्या होता है, ये है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जो है, एक ये क्या करता है, इसको दे देता है, ठीक है। इसमें जो है आपका ये सीयू मॉलिक्यूल जो है, ये ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर, हाँ पंखा बंद कर दीजिए, फैन एसी ऑन कर लीजिए, एसी तो है, वहीं तो होगा, वहीं तो इसका उसको भी बंद कर दीजिए, एसी बंद हो जाएगा ना, उससे एसी बंद हो जाएगा, वहां से 59 क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, इसमें कह रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड के कारण, दूसरा इन्होंने कहा है कि आयनिक बॉन्ड के कारण, तीसरा इन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और चौथा इन्होंने कहा है नन। इसमें तो सभी लोग जानते हैं कि अल्कोहल हमारा क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये इसमें सॉल्युबल होता है, ठीक है। लेकिन और भी चीजें, इसके सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें हम,
solubility of alcohol. Hydrogen bonding with water. यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि as molecular weight is increases, कौन सा soluble OIN, OWING, OIN, solubility decreases. होता क्या है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट जिसका सबसे छोटा होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वो हाईली वाटर सॉल्युबल होगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। जैसे जैसे अगर हम देखें CH3OH है, CH3 CH2OH, इसमें किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। इसका मॉलिक्यूलर, ये हम कह सकते हैं ये हमारा हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल। ये भी हमारा वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, और ये हम कहें कि ये सॉल्युबल होता है, और ये हम कह दें कि ये एक तरीके से माइल्ड सॉल्युबल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है, इसका 46, इसका हो जाएगा 60, और इसका हो जाएगा 74। ये हम लिखेंगे क्या, ये मॉलिक्यूलर नहीं बता रहे थे। इसमें होता क्या है, इसमें माइनस आई इफेक्ट और ये प्लस आई इफेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें एक इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या क्या हो, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है। हाँ हाँ, देखिए इसमें जो हाइड्रोफिलिक होता है ये वाटर लविंग होता है, ये वाटर लविंग होता है, और ये हाइड्रोफोबिक जो होता है, हाइड्रोफोबिक
डज नॉट वाटर लविंग आप कह सकते हैं। ये चीज आप कितना, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोफिलिक कौन होगा, हाइड्रोफिलिक हमारा क्या है, ये है वाटर, ये जो OH मॉलिक्यूल है ये क्या चाहता है, ये वाटर से एक तरीके से वाटर लविंग है, ये वाटर में घुल जाता है। इसी के कारण हमारा क्या होता है, जो हमारे एल्कोहल हैं जितने OH हमारे रहेंगे उतनी ज्यादा सॉल्बिलिटी हमारी उसमें होगी। यहाँ पे देखिए सभी में एक एक OH है, ठीक, सबकी यानी सॉल्बिलिटी आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक हम कह सकते हैं, जो यहाँ पे एल्केन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है वो हमारा हाइड्रोफोबिक है, वो एल्केन हमारा वाटर में घुलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस OH के कारण ही हमारा जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, कार्बन की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी भी घटती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हम कह सकते हैं, ये वाला मिटा दें। अच्छा हम अगर ले लें, ये क्या है, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। और अगर हम यहाँ पे ले लें कितना होता है शुगर का, ये कितना होता है, C12 होता है ना, ये आपका है शुगर। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 12 है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल है, हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इसमें देखिए 6 कार्बन है ना, 3 3 6 कार्बन है। यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, OH H H OH OH OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये CH2OH। यहाँ पे आप देखिए कितने OH ग्रुप हैं, यहाँ पे OH ग्रुप आपके 5 हैं, 4 और 1 5। ये पांचों OH ग्रुप के कारण ही ये बहुत क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। ये ग्लूकोन-डी आप देखे होंगे, घर पे लाए होंगे ग्लूकोन-डी। ग्लूकोन-डी में क्या होता है कि यही रीजन है कि जैसे ही आप उसमें सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे ही आप वाटर में मिलाते हैं और थोड़ा सा हिलाए वो तुरंत वाटर सॉल्युबल हो जाता है, तुरंत वाटर सॉल्युबल। क्यों होता है? क्योंकि जितने OH ग्रुप होंगे उतने ही वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, एल्कोहल की या कोई भी कंपाउंड होगा, ठीक है। OH जितने भी OH रहेंगे, अब इसमें देखिए इसमें आपके लगभग 8 OH मिल जाते हैं, इसलिए ये हाईली सॉल्युबल, शुगर भी हाईली सॉल्युबल होता है। बस इतना ही इसमें था वाटर सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये देखिए वहां पे आपका OH मॉलिक्यूल, जैसे जो हमारे ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स में वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन होते हैं। आप सैपोनिफिकेशन वगैरह में देखते हुए ऑयल्स जो बनते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वहां पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन आके मिलते हैं, वहां पे OH मॉलिक्यूल नहीं रहता है, ठीक है। OH मॉलिक्यूल अगर होगा भी तो एक होगा या लगभग 1 या 2 होगा। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट भी वहां पे कम है। अब वो तो इतना तो नहीं पता, लेकिन ये चीजें हैं कि जहां भी OH मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे, अब वहां पे ये फैक्टर होगा कि वहां पे ये हाइड्रोफोबिक वाला ये फैक्टर आता होगा, हाइड्रोफोबिक का फैक्टर वहां पे आता होगा, उसमें जो है आपका, हाँ हाँ, उसमें जब भी जहाँ भी ऑयल्स वगैरह है, देखिए वो ऑयल्स आपके वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन हमारे
ज्यादा होते हैं। हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन से पूरा बना होता है वो, तो इसलिए आयल्स हमारे जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। चलिए ये चीज देख लेंगे एक बार। हाँ, लेकिन ये चीजें हैं, ये ग्लूकोज वगैरह में जिसमें, हाँ तो हो सकता है, लेकिन ये इसका जो मेन, जो आप सॉल्बिलिटी जब भी पढ़ेंगे अल्कोहल की, तो मेन फैक्टर आपका यही आता है। जितने भी फैक्टर हैं, आप हम जो है जगदम्बा सर की किताब देखें, या फिर आप ये पी बहादुर की किताब है, या फिर और भी किताबें, सभी में यही फैक्टर आपका दिया हुआ है, और कोई फैक्टर इसमें नहीं है। इसमें क्या है, जो OH मान लीजिए, OH है, ये आपका क्या होता है, वाटर लविंग होता है। हाँ, वाटर लविंग, ये हाइड्रोफिलिक होता है। इसी हाइड्रोफिलिक के कारण ये क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं जितने भी अल्कोहल। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। तो सॉल्युबिलिटी, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन की संख्या, ये जो हमारे हाइड्रोफोबिक हैं, ये हाइड्रोफोबिक हम कह सकते हैं एक तरीके से। हमारे एल्केन, जो एल्केन है, ये हमारे हाइड्रोफोबिक है। ये क्या होते हैं, ये वाटर में घुलना नहीं चाहते हैं, हाइड्रोफोबिक जो हमारे होते हैं। हाइड्रोफिलिक जो होगा, ये OH है, ये वाटर में घुल जाता है, जिसके कारण ये हमारे वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो है सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। ग्लूकोज में देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे एक OH होता या दो OH होते तो ये सॉल्युबल नहीं होता। यहाँ पे 5 OH ग्रुप हैं जो वाटर सॉल्युबल उसको बना देते हैं। इस मॉलिक्यूल जितने भी, इसका अगर हम निकालें, कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट, 12, 72 प्लस 12, इतना 180 मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180 है। 180 मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ से देखिए आप इसकी तुलना करिए तो कितना ज्यादा है, लगभग 2 गुना या 3 गुना हो जा रहा है, 2 गुना से ज्यादा, 2.5 गुना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने OH, ये 5 OH ग्रुप हैं, इसी OH ग्रुप के कारण ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है। अब वहां पे देखिए, आप कह रहे थे कि जैसे ये इसकी, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, CH2OH, CH2OH, इसकी बात कर रहे हैं, ग्लाइकॉल है ना। अब ये वाटर सॉल्युबल है कि नहीं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल देखिए 2 है, तो आप ग्लाइकॉल वाटर सॉल्युबल होता है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। आप 1 मिनट चेक कर लीजिए मोबाइल में, वाटर सॉल्युबल होता है, ग्लाइकॉल वाटर सॉल्युबल है कि नहीं, देख लीजिए। वैसे मेन फैक्टर यही होता है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। वाटर सॉल्युबिलिटी की, जो एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी की बात अगर हम करते हैं, सॉल्युबिलिटी में हम यही देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसमें जानते हैं किसका ज्यादा होगा, देखिए बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे ये हमारे क्या होते हैं, जिसका हाइड्रोफोबिक या एल्केन की संख्या बढ़ती जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा, क्या है, सॉल्युबल है। हाँ, तो ये देखिए 2 OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है। अब ये 2 OH ग्रुप है, ये 2 OH ग्रुप के कारण ये क्या है, ये सॉल्युबल होगा, ये सॉल्युबल होगा। ग्लिसरीन भी तो सॉल्युबल होता है, ग्लिसरीन भी सॉल्युबल होता है भाई। आप ग्लिसरीन को उसमें मिलाइए, देखिए हाईली सॉल्युबल होगा, ग्लिसरीन भी हाईली सॉल्युबल। मेन फैक्टर यही है, जिसमें सबसे ज्यादा OH ग्रुप पाए जाएंगे, वो क्या करते हैं, वाटर, हाँ। अब ऑयल, जो आप सैपोनिफिकेशन वगैरह करते हैं वहां पे ऑयल बनता है, ऑयल जब बनेगा तो वहां पे क्या होगा, वो हाइड्रोकार्बन आपके रहते हैं वहां पे, तो इसीलिए वो सॉल्युबल नहीं होता है, ऑयल सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। इसलिए देखिए वो ऑयल्स जो होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, ठीक।
मिटा देना। इसका और कोई रीजन नहीं है, बस यही एक रीजन है कि सॉल्युबिलिटी वाटर एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी मेन चीज यही है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्या कह रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल, यानी हम लिखते हैं H2SO4 मॉलिक्यूल कंटेन कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। तीसरा ये कह रहे हैं कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा ये कह रहे हैं कोवैलेंट आयनिक अब H2O का स्ट्रक्चर बनाया जाए। H2SO4 सल्फर है, एक स्ट्रक्चर ये बनता है इसका। ये किसके उसमें बनता है, ये बनता है बीबीटी के और या फिर हम कहें हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। अगर हम ऑक्टेट रूल की तरह अगर इसको दर्शाएं, ऑक्टेट रूल में क्या कंप्लीट होने के लिए ये क्या करता है, ये अपना लोन पेयर इसको देता है, ठीक है। ये चीज होता है, ये होता है ऑक्टेट रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट। क्या ये सही है जो मैंने लिखा है, सही है क्या? ऑक्टेट रूल के अनुसार ये बनेगा। ऑक्टेट रूल में क्या होता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि वो अपने अपने वाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम बात करेंगे H2SO4 की, तो हम बीबीटी या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ही इसका निकालेंगे। इसमें देखिए, इसमें सभी क्या है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ सिग्मा 1 पाई, यहाँ सिग्मा 1 पाई, यानी कि यहाँ पे पूरा कोवैलेंट बॉन्ड ही बन रहा है। ओनली कोवैलेंट बॉन्ड हम यहाँ पे शो करेंगे, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड। हम ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑक्टेट रूल में क्या होता है, बहुत से अपवाद हैं। नहीं, आयनिक कहाँ होता है, होता है आप वो एसिड है, एसिड को जब तोड़ते हैं तब वो आयनिक फॉर्म में होता है। जैसे आप NaCl लेते हैं, ठीक है, ये पहले से ही क्या है, ये आयनिक फॉर्म में ही रहता है। लेकिन आपका H2SO4 जो होता है वो आयनिक फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपका सिर्फ ओनली कोवैलेंट बॉन्ड ही शो करेगा इसमें, ठीक है। हाँ, क्या करें, हाँ हाँ हाँ, उसी के रेफरेंस में हम जब निकालेंगे तो हम इसी को इस स्ट्रक्चर को मान के निकालेंगे। नहीं, देखिए स्पेशल जैसे क्या होता है ना, कि अगर आप स्पेशल में आप जाएंगे तो यहाँ पे तीनों आपका आ जाएगा, तब तो आपका ये भी मानना पड़ेगा, फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा, और फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि H+ H2+ और SO4 2-, तो फिर ये तीनों मानना पड़ेगा आपको। ये स्पेशल केस हो जाते हैं क्योंकि एसिड जो है ये फिर बाद में टूटता है, ये पहले से आयनिक फॉर्म में नहीं रहता है। और यहाँ पे ये ऑक्टेट रूल जब हम देखते हैं तो ऑक्टेट रूल में क्या है, बहुत ढेर सारे अपवाद हैं, इसलिए हम इसको सही नहीं मानते हैं।
हाँ हाँ, ये बहुत कंफ्यूजन, हाँ कंफ्यूजन तो है ही है इसमें। ये कभी वही मैं बता रहा हूँ ना कि ऑक्टेट रूल में बहुत सारे अपवाद हैं, ऑक्टेट रूल में बहुत सारे अपवाद हैं। इसमें नहीं, वो गलत है। फिर आप अगर आप ये कह रहे हैं कि कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड होगा, तो आयनिक बॉन्ड कैसे होगा आपको बताइए। क्या इन जो हमारा H है और ये सल्फर है, क्या इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आयनिक आयनिक बॉन्ड बनता है क्या? आप जब NaCl बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड कब होता है? हम अगर कहें कि टोटल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पूर्ण रूप से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ पे NaCl है ना, ये क्या करता है, जब NaCl यहाँ पे बॉन्ड बनता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, पूर्ण रूप से अपना इलेक्ट्रॉन देता है। आयनिक बॉन्ड का आप परिभाषा जब पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब वो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनता है। क्या यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है? यहाँ पे तो शेयरिंग होता है। आप यहाँ पे देखिए, ये सल्फर है, अगर हम इसका यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन का 2 हो गया, हम इसको ऐसे दर्शा दे रहे हैं, ये सल्फर का 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे तो यहाँ पे एक इसका सल्फर का, एक ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक ऑक्सीजन का कर दें और एक हाइड्रोजन का कर दें, ये हो गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 इसका 2 ऑक्सीजन का। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये जो हमारा बॉन्ड बन रहा है, ना कि कंप्लीट ट्रांसफर से। जब हम आयनिक बॉन्ड में पढ़ते हैं तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए क्या होता है, Na जो होता है ये Na प्लस में और प्लस इलेक्ट्रॉन त्यागता है अपना, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। अब यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, ये क्लोरीन है ना, ये क्या करता है, यही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तब जाके ये Cl माइनस बनाता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? पार्शियल, वो तो आपका पार्शियल तो अलग चीज हो जाता है भाई, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका पार्शियल चार्ज तो अलग चीज हो जा रहा है। वहां पे ये चीज नहीं, यहाँ पे शेयरिंग जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने की बात हो रही है। हाँ, तो फिर यहाँ पे जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो अलग, वो तो आप तोड़ रहे हैं ना H2SO4 को। अब यही देखिए Na प्लस, तो आप क्या करेंगे Na प्लस वाले इसमें NaCl के उसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना तो समझ में आ रहा है, ट्रांसफर का इलेक्ट्रॉन जब क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है, तब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है जिससे ये बंधे रहते हैं। यहाँ पे क्या ऐसा कुछ हो रहा है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहे हैं। अब इसको अगर हम देखें, हाँ ये भी आप कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि सारे जो है नॉन मेटल, लेकिन यहाँ नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बस यही है, एक कॉन्सेप्ट ये सही है कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड हमारा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ओनली कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और नहीं होगा तो अभी गुरु जी से पूछ लेंगे इस क्वेश्चन को। वैसे 100% श्योर है कि ये ऑप्शन यही सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब आपका वहां पे आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है।
61 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाई बॉन्ड का फॉर्म कैसे होता है। पाई बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग। इसमें जो होता है पी ऑर्बिटल का अलोंग परपेंडिकुलर ओवर लेटरल ओवरलैपिंग होता है। जैसे अगर हम N2 मॉलिक्यूल ले लें, इसमें देखिए, इसमें ट्रिपल तीन तीन बॉन्ड बनता है, 2 पाई और एक कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम जब देखिए, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये हमारा एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ये हमारा दूसरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन। जब इन दोनों की मिक्सिंग होगी तो इसमें होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला देखिए, ये बनाएगा कैसे, छोटा है बना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। हम यहाँ पे कहें अगर ये हमारा px है, ये हम कहते हैं py है, और ये हमारा pz है, तो px और px मिलेंगे, हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। py py से क्या करेगा, लेटरल ओवरलैपिंग करता है। ये देखिएगा, ये उधर वाला ऊपर वाला है, py हमारा कौन सा, ये वाला py इधर ये है, तो ये लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, और ये वाला ये है। अब जो ये ओवरलैपिंग हो रहा है, लेटरल ओवरलैपिंग, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ये हमारा पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। लेटरल ओवरलैपिंग जब होगा तो हमारा पाई बॉन्ड वहां पे बनता है। ये देखिए, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, वहां पे हमारा एक्सिस पे बनेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन इसमें जो आपका सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि पीपी ऑर्बिटल, पीपी ऑर्बिटल along perpendicular to their axis। ये वाला ऑप्शन तीसरा इसमें सही होगा आपका। बता दें, ये भी देखिए क्वेश्चन अगला 62 नंबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एसिटिलीन कंटेन कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा 2 पाई, टोटल इसमें आपके बनेंगे 3 सिग्मा और 2 पाई। ये आपका एसिटिलीन है। इसमें भी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन फॉर्म कह रहे हैं किससे बनेगा।
इसमें जब हेटेरोलाइसिस करते हैं दूसरा वाला ऑप्शन हेटेरोलाइसिस, जब हेटेरोलाइसिस करेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे अगर कोई ए है ये बी है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपने पास खींच लेगा, जो खींच लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे उस पर पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे अगर हम कहें कि ये है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लिया, अब जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे बनेगा ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, तो आपका यहाँ पे कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन दोनों बनता है। तो हेटेरोलाइसिस जब करते हैं तब आपका कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। चौसठ नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आइसोमर्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो देखिए अगर हम कहें सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे लिख दिया ना, सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ द एटम। डिफरेंट नेचर का मतलब उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे अगर हम कहें ये हमारा कार्बन है, एक ये है और एक हम दूसरा इसी का ले रहे हैं जहां पे हम ट्रांस बना दे रहे हैं। इन दोनों का देखिए सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन जो इसका स्पेशियल अरेंजमेंट है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारे क्या करेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। ये एक तरीके से हम कहें ये सिस होगा और ये ट्रांस है। क्या कह रहे हैं, ज्योमेट्रिकल कौन कह रहा है, कोई कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये ज्योमेट्रिकल तो हाँ हाँ ज्योमेट्रिकल, अच्छा लेकिन ये ज्योमेट्रिकल भी हो जाएगा ना, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट में कुछ भी आप यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड लेंगे तो वो ऑप्टिकल हो जाएगा। हाँ दोनों आता है, ऑप्टिकल और दोनों आता है स्टीरियो में, सही बात है ये सही बात है। स्टीरियो आइसोमर्स में दो हमारे होते हैं, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक कन्फर्मर क्या बोलते हैं। तो उसमें जो है आपका एक में आएगा आपका ये ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल भी आता है, तो इसके अंतर्गत ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों हो सकते हैं। तो ये अगर सेम उसमें क्या होगा, उसमें आपका ये नहीं लिखा रहेगा, जहाँ पे ज्योमेट्रिकल होगा वहां पे आपका ये कहेगा कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करेंगे, तब वहां पे आप ज्योमेट्रिकल लगाएंगे। अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करेंगे तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, तब आप लगाएंगे कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तब ज्योमेट्रिकल आप लगाएंगे।
ऑप्टिकल की बात अगर करेंगे तो वो एक दूसरे के एनएनसीओमर्स होने चाहिए, क्या कायरल कार्बन होना चाहिए। हाँ, तो वो वहां पे वो कंडीशन आपको तब देंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा 4 नंबर, स्टीरियो आइसोमर्स वो कहलाते हैं। देखिए 65 नंबर भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ड्यू टू इन, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको बताने की जरूरत हो भी नहीं, क्योंकि 3 बार 4 बार ये लगातार बता चुके हैं। 4 क्या 5 बार, 5 बार ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ कंपाउंड कंटेन टू डिसिमिलर एसिमेट्रिक का मतलब कि कायरल कार्बन। ये ऑप्टिकल आइसोमर पूछे हैं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए टोटल, अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालना है तो पहले आप देखिए आपको क्या करना होगा। हम पहले अगर ऐसे लिख लें, नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड्स, हम लिखे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ मीजो आइसोमर, और यहाँ पे हम लिखे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। दिख रहा है हमें सर? यहाँ पे देखिए पूरा आ रहा है उसमें। आप देखिए नेचर ऑफ कंपाउंड में हम अगर पहला हम लिखें, पहला जैसे हमारा है कि कंपाउंड हैविंग डिसिमिलर इंस, कंपाउंड्स हैविंग डिसिमिलर इन, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो, अगर हम इसको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर को हम ए से करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर n। ए का भी हमने शो किया है कि ए का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाता है 2 के पावर n, जहां n हमारा क्या है, n हमारा है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। नंबर ऑफ मीजो आइसोमर इसमें होंगे आपके 0, कब, जब कंपाउंड्स हैविंग डिसिमिलर इन, इसके एग्जांपल भी देंगे। और ये टोटल हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 0, टोटल स्टीरियो आइसोमर। अब इसके एग्जांपल आप देखिए, जैसे अगर हम लिखें C6H5 CHOH CHOH
CHOH और CH3। ये हमारे देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे क्या बनेंगे अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ये कार्बन है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ये है, ये हमारे क्या है कायरल कार्बन है, ये 3 कायरल कार्बन हो गए। लेकिन जो ये देखिए यहाँ कहाँ से शुरुआत हुआ है, C6H5 से, खत्म कहाँ पे हुआ है CH3 पे। ये दो अलग अलग हैं, यही इसमें लिखा हुआ कि कंपाउंड्स हैविंग डिसिमिलर इंड्स, जो इंड्स है, जो इंड है ये अलग अलग होने चाहिए। अगर ये अलग अलग होंगे तो ये ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 2 पे पावर n, n क्या है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, यानी यहाँ पे अगर 2 पे पावर n, n बराबर क्या है 3, 2 पे पावर n यानी 2 पे पावर 3, यानी कि 8 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। और टोटल स्टीरियो आइसोमर मीजो इसमें नहीं बनेगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर भी आपका कितना हो जाएगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर ये भी आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसमें देखिए, अच्छा सॉरी,